नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर फर्स्ट, जो आपका जीके एंड जीएस का होता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, 5वां पार्ट, जो आपका शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन के नाम से आता है, जिसे अपने स्कूल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये 15 के 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं दोस्तों। तो इन्हीं 15 क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हमारी ये क्लासेज जो है वो चल रही है और सारा सिलेबस आपको कंटिन्यू करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, पिछली 3 क्लासेज में हमने जो बात की थी वो की थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में, और वो हमारा टॉपिक पूरा हो चुका था। क्योंकि सिलेबस अभी हमारे पास में जो है वो पुराना है, तो सिलेबस में तो वो ऐड नहीं था, लेकिन आने वाली परीक्षा में उससे डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हमने उसको पहले ही कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं 5वें भाग, यानी जो आपका स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज। और यहाँ पर जो आपको सबसे पहले टॉपिक देखने को मिल रहा है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षणिक प्रबंधन। इस क्लास में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लासेस हमारी अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि क्लास बनाने वाले का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ सके। और जो आपके रिव्यू आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, वो मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी क्लासेस बनाने के लिए। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं शैक्षणिक प्रबंधन के विषय में। जो हमारा ये देखिएगा, ये हमारा पहला टॉपिक था एजुकेशनल मैनेजमेंट, यानी कि शैक्षणिक प्रबंधन, इसके विषय में बात करने वाले हैं। और ये हमारा पहला भाग है जिसके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। आइएगा देखते हैं शैक्षणिक प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम अर्थ और परिभाषा के संबंध में बात करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास में शब्द है शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो शैक्षिक है और दूसरा है प्रबंधन। अब इस शैक्षिक संबंध की बात करें तो शिक्षा से बना हुआ है, जिसमें अपने एजुकेशन ई प्लस देखिए ड्यूको और एजुसियर, एजुकेयर, वो तो अपने खूब सारे पढ़ चुके हैं। हमारा जो संबंध है वो यहाँ पर शिक्षा को पढ़ना नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे प्रबंधन के विषय में, शैक्षिक प्रबंधन क्या है। तो यहाँ जो हमें शिक्षा के अर्थ को समझने के बजाय हम शैक्षणिक प्रबंधन पे ध्यान देंगे, जो हमारे सिलेबस में है। तो शैक्षिक प्रबंध में अगर आपसे शब्द पूछे जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। एक तो शिक्षा है और एक है प्रबंधन। शिक्षा का अर्थ हम भली भांति जानते हैं, उसको मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं करने जा रहा हूँ। शैक्षिक यानी शिक्षा, प्रबंधन यानी कि उचित व्यवस्था। देखिएगा, प्रबंधन या मैनेजमेंट का सामान्य अर्थ अपने व्यवस्था से लेकर के चलते हैं। ये एक अमूर्त कल्पना है, अमूर्त विचारधारा है, जो आपको वैसे दिखाई नहीं देगी। इसके परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे आप किसी शादी विवाह में गए और वहाँ पर देखिएगा सब कुछ सही सही रखा हुआ है। रोटी की जगह आपको रोटी मिल रही है, आलू टिक्की की जगह आपको आलू टिक्की मिल रही है। जो हलवा खाना है तो हलवा पर्याप्त मात्रा में है, गर्म है, सभी चीज़ों की सप्लाई सही है, व्यवस्था सही है, या सफाई ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पर प्रबंधन बहुत बढ़िया था, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आपको क्या अच्छा लगा? वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन वहीं जब आप पानी के लिए जाएं तो पानी तो है लेकिन आपको ग्लास नहीं मिले, डिस्पोजल वहाँ पर नहीं हो, हलवा मिले लेकिन वो ठंडा मिल जाए, रोटी की जगह आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम आकर के क्या कहते हैं कि शादी का मैनेजमेंट तो बहुत ही खराब था। तो एक छोटी सी विचारधारा प्रबंधन को लेकर के हमारे दिमाग में आती है कि व्यवस्था, उचित व्यवस्था ही प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन अच्छा है मतलब व्यवस्थाएं सारी उचित है, सारी कड़ियाँ यथोचित कार्य कर रही हैं, यथाशक्ति अनुसार जहाँ जिसको जो कार्य करना है वो सारी चीज़ें अपने आप कार्य कर रही है। अभी और भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम कहें कि शैक्षिक प्रबंधन का फिर अर्थ क्या हो गया, तो शिक्षा की उचित व्यवस्था। प्रबंधन का अर्थ हमने लिया उचित व्यवस्था, शिक्षा का अर्थ हमने शैक्षिक का अर्थ हमने लिया शिक्षा। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ हो गया शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करना। यानी एक
शब्द में या एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि शिक्षा की उचित व्यवस्था करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। कुछ एक परिभाषाएं देखें ताकि हमारी चीज़ें और क्लियर हो सकें। तो डिमोक महोदय क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि शैक्षिक प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है मानवीय संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग करना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट का मतलब वैसे तो होता है संसाधनों का उचित उपयोग, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का अर्थ जो है वो मानव से लेकर के चलते हैं, मानव से संबंधित है। तो मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग करना है जिससे कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ें हमारे पास में हैं, एक तो हमने कहा उद्देश्य की प्राप्ति, तो जो कुछ हम कर रहे हैं हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, यानी शिक्षा के जो पूर्व निर्धारित हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो मानवीय संसाधन है उनका उचित उपयोग करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है, ऐसा कहा है डिमोक महोदय ने। ये डिमोक की परिभाषा से स्पष्ट होता है। फिर हम बात करें पिफनर की परिभाषा के विषय में, तो पिफनर ने क्या कहा कि शैक्षिक प्रबंधन से हमारा तात्पर्य, यहाँ तक तो एक ही लाइन ही रहने वाली है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच यानी व्यक्तियों के बीच, वर्ग और वर्ग के बीच ऐसे संबंधों को स्थापित करना है जिससे कार्यों का निश्चित विभाजन हो सके। पिफनर महोदय क्या कहते हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति यानी दो व्यक्तियों के बीच में, कुछ व्यक्तियों के बीच में, कुछ वर्गों के बीच में ऐसे संबंधों को हमें स्थापित करना है जिससे जो हमारी कार्य हैं उनका एक निश्चित विभाजन किया जा सके, ऐसा कहने वाले थे पिफनर महोदय। एलन क्या कहते हैं ये भी देख लीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन का वह कार्य है जो किसी भी प्रबंधन को करना पड़ता है, यानी किसी भी मैनेजमेंट में जो कार्य होंगे, हमने क्या कहा शैक्षिक प्रबंधन यानी शिक्षा का प्रबंधन, तो प्रबंधन के तो वही कार्य होंगे जो प्रबंधन के होने चाहिए, वही प्रबंधन के कार्य जो होने चाहिए अपने शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा शैक्षिक प्रबंधन। वैसे भी प्रबंधन तो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे होम मैनेजमेंट हो, किसी का ऑफिस मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट के जो फॉर्मूलाज हैं, जो सिद्धांत हैं, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो एलन महोदय ने ये कहा कि शैक्षिक प्रबंधन वो कार्य है जो किसी भी प्रबंधन को करना पड़ता है। हेनरी फ्योल की परिभाषा अच्छी है, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। दोस्तों इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल याद रखने वाला है आपको कि इन्होंने कई चीज़ें बता दी, एक प्रकार से प्रबंधन के कार्यों को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। पूर्वानुमान लगाना है, योजना बनाना है, संगठन स्थापित करना है, निर्देशित करना है, समन्वय करना है, नियंत्रण करना है, ये सारे के सारे हेनरी फ्योल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ हो गया, उसके कार्य हो गए। अब हम थोड़ी सी प्रबंधन की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ये कहा शैक्षिक प्रबंधन यानी प्रबंधन ही है, बस वो प्रबंधन हमें शिक्षा के क्षेत्र में करना है। तो यदि हम प्रबंधन को समझ जाते हैं तो उसके आगे हमें खाली शैक्षिक प्रबंधन शब्द ही जोड़ना होता है, बाकी चीज़ें तो सारी की सारी क्या रहेंगी, हमारी वही सेम टू सेम ही रहती हैं। तो प्रबंधन की परिभाषा की हम बात करें तो प्रबंधन का सामान्य अर्थ क्या होता है, यह है व्यवस्था। जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्रबंधन का अर्थ ही क्या होता है, व्यवस्था होता है, व्यवस्था अच्छे से बनाए रखना। प्रबंधन शब्द की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन से बना हुआ शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति मिनिस्ट्रेशन से हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से, जिसका अर्थ होता है अपने अधीनस्थों की गुणवत्तापूर्ण प्रभावशाली रूप से सेवा करना। तो यहाँ देखिएगा प्रबंधन करेगा कौन, ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन करना किसका कार्य है, प्रबंधक का कार्य है, मैनेजमेंट का कार्य है। तो देखिएगा अगर आपको कोई चीज़ें, आप कहीं घूमने के लिए गए, आप किसी होटल में रुकते हैं और होटल में व्यवस्था सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप किससे बात करेंगे, आप कहेंगे मैनेजर को बुलाओ, है ना, क्योंकि उनका जिम्मेदार, इस व्यवस्था को करने की जिम्मेदारी किसके पास में है, ये डिसीजन लेना किसका काम है, कौन क्या करेगा, कैसे होगा। अगर कोई कमी है तो आप मैनेजमेंट यानी मैनेजर को ही बुलाते हैं। जैसे आप बैंक में गए तो बैंक में अगर आपको किसी
एक कर्मचारी से सुविधाएं सही नहीं मिल रही है, कुछ गलत चल रहा है, तो लास्ट में आपको जाना किसके पास में पड़ता है? मैनेजमेंट, यानी मैनेजर के पास में जाना पड़ता है उन सबको मैनेज करने का, यानी उसके अधीनस्थ जो हैं उनको जो गुणवत्तापूर्ण प्रभावशाली रूप से सेवा उनसे लेना ही किस श्रेणी में आता है? एडमिनिस्ट्रेशन की श्रेणी में आता है। तो प्रबंधन करना प्रबंधक का कार्य होता है। अब हम देखें, प्रबंधन जो शब्द है वो सामान्यतः 3 शब्दों को समेटे हुए होता है, और ये 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है प्रशासन, यानी प्रबंधन में प्रशासन शामिल होता है। अभी होता क्या है? परस्पर विरोधी विचारधारा वालों को, यानी कुछ व्यक्ति परस्पर विरोधी विचारधारा वाले हो सकते हैं, और सामाजिक मूल्यों की पालना करने वालों को समन्वित करना, और इस समन्वय का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति में करना ही क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। क्या कहा हमने? विरोधी विचारधारा वाले एक ऑफिस में या एक जगह आपको मिल सकते हैं, और जो हमारे सामाजिक मूल्य की पालना करने वाले जो हैं उनको समन्वित करना, इस समन्वय का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति में करना ही क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। थोड़ी सी जटिल परिभाषा है, लेकिन 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। फिर हम बात करें व्यवस्थापन की, तो ये क्रियाशील पहलू है जो आपको वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका उपयोग एक प्रशासक अपनी प्रशासनिक नीतियों को लागू करते समय करता है। व्यवस्थापन क्या हुआ कि जब आपको कोई डिसीजन आपने ले लिया, एक प्रशासनिक नीति आपने बना ली, आप उस प्रशासनिक नीति को लागू कर रहे हैं, तो लागू करते समय जो कार्य किए जा रहे हैं, जो क्रियाशील पद हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापन के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें संगठन या संसाधनों की, तो इस व्यवस्थापन के लिए, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें कुछ आवश्यक कारक या तत्वों की आवश्यकता होती है। उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं? संगठन के नाम से जानते हैं, जो लोग मिलकर के काम करते हैं। सामान्यतः संगठन का अर्थ अपने सामान्य जीवन में लोगों के समूह से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये याद रखना है कि आपको उस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, व्यवस्थापन के लिए जिन आवश्यक कारक या तत्वों की आवश्यकता होती है, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपके संगठन के नाम से जाना जाता है। और जब आप इन तीनों शब्दों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो वही क्या कहलाता है? वही शैक्षिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रबंधन की अवधारणाओं के विषय में बात करें। यानी प्रबंधन की अवधारणाएं क्या है? कला है, विज्ञान है। तो सामान्यतः प्रबंधन एक कला भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आवश्यकताएं, योग्यताएं व गुण होती हैं। देखिए, प्रबंधन कला, पहले तो ये याद रखिएगा भी कला किस में है कि वो व्यक्ति बड़ा कलाकार है। कलाकार एक तरह से आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को जो कार्य करने का ढंग है वो दूसरे के पास में नहीं होता, ये व्यक्तिगत होती है। तो प्रबंधन के गुण भी सभी के अंदर नहीं होते हैं, जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो सभी के पास में नहीं होती है ना। तो प्रबंधन एक कला है, जिस व्यक्ति के पास आवश्यकताएं, योग्यताएं या गुण होती हैं वही प्रबंधक कहलाता है। ये इस विचारधारा वाले जो लोग हैं वो मानते हैं कि जन्मजात गुणों को प्रमुखता दी जानी चाहिए और प्रबंधक जन्मजात ही होते हैं, बनाए नहीं जाते। दोस्तों, प्रबंधन एक कला है, जैसे हम कहें ना किसी की सिंगिंग की कला है, डांस की, वो उसमें जन्मजात होती है। तो ये भी सिद्धांत ये मानते हैं कि जन्मजात गुण है, यानी प्रबंधन करना किसी का एक जन्मजात गुण है। प्रबंधक जन्मजात ही होते हैं, बनाए नहीं जाते, यानी आप उनको ट्रेनिंग दे करके नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात हम कहें कि प्रबंधन क्या है? एक विज्ञान है। विज्ञान क्या कहता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रबंधकीय समस्याओं के निदान हेतु विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग नितांत आवश्यक है और ऐसा किया जाना चाहिए। तो जो ये मानते हैं कि प्रबंधन एक विज्ञान है, तो वे कहते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रबंधक के लिए सामने आने वाली जो समस्याएं हैं उनके लिए हमें, उनके निदान के लिए हमें, उनका इलाज करने के लिए हमें विज्ञान के मूलभूत तत्वों या सिद्धांतों का उपयोग करना आवश्यक होता है और ऐसा किया भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक तथ्य लागू होते हैं, वैज्ञानिक विधियाँ लागू होती हैं, इसलिए प्रबंधन को एक विज्ञान भी माना जाता है। तो यहाँ अवधारणाओं के विषय में हम इतनी ही बात करेंगे। अगर हम देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होते तब हमें इसकी और ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता थी। आपके बहुत ये छोटा सा टॉपिक है, इसलिए उतना ही हम कर रहे हैं जितना आवश्यक है। तो हम बात करें प्रबंधन की विशेषताओं के विषय में। प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो याद रखिएगा, प्रबंधन सतत होता है, यानी लगातार चलता रहता है, किसी एक स्टेज में नहीं होता।
और प्रबंधन हमेशा उद्देश्य युक्त होता है। हमने प्रबंधन की परिभाषाएं भी पढ़ी ना, तो जो कुछ भी संसाधनों का हम उपयोग करते हैं वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो प्रबंधन जब भी हम कर रहे हैं तो प्रबंधन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, और प्रबंधन का कोई ना कोई उद्देश्य होता भी है, और प्रबंधन सतत रूप से चलता भी है। प्रबंधन पूर्व नियोजित होता है। ऐसा नहीं कि हम अचानक से कुछ करते रहें, जैसे मन में आए वैसे चलते रहें। प्रबंधन जो है वो पूर्व नियोजित होता है, उसकी योजनाएं बनानी पड़ती हैं। उद्देश्य, हमारे पास में कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम कुछ योजनाएं बनाते हैं, पूर्व नियोजन करना होता है। और प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रम है। मानवीय प्रक्रम का तात्पर्य लेंगे कि पशुओं में नहीं होता प्रबंधन। प्रबंधन किसका कार्य है? मानवीय प्रक्रम है, मानव का प्रबंधन करने का कार्य है विशेषतः। प्रबंधन औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। सामान्य जीवन में अनौपचारिक रूप से भी होता है, एंड ऑफिस के अंदर आपको औपचारिक रूप से भी देखने को मिलता है। प्रबंधन निदानात्मक भी है और उपचारात्मक भी है। निदानात्मक का तो मतलब होता है बीमारी को ढूंढना, समस्या को ढूंढना क्या कहलाता है दोस्तों? निदान कहलाता है। उपचारात्मक क्या होता है? उस चीज का उपचार करना। प्रबंधन न तो स्वचालित होता है न ही यांत्रिक होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रबंधन के संबंध में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो प्रबंधन ऐसा नहीं, सतत होता है लेकिन स्वचालित नहीं होता है, करना पड़ता है। यांत्रिक नहीं है, यांत्रिक भी तो वही होगा ना जो अपने आप चलता रहता है। यहाँ पर आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, अपने आप एक बार प्रोसेस में डाल के छोड़ दिया तो चलता रहेगा, ऐसा प्रबंधन में नहीं होता है। प्रबंधन सतत होता है, गतिशील होता है और मानव के द्वारा ही किया जाता है। ये एक समस्या समाधान है। प्रबंधन हम करते ही किस लिए हैं? ताकि कोई समस्या न आए। प्रबंधन हम समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं, ये भी याद रखना है। प्रबंधन केंद्रीयकरण भी होता है और विकेंद्रीयकरण भी होता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर भी चलता है और बाहर से केंद्र की ओर भी आता है, यानी जिसमें समूह की सुनी जाए, समूह को सुन करके डिसीजन लेना, या फिर समूह का जो मुख्य व्यक्ति है, जो अध्यक्ष है, वो डिसीजन लेता है, वो बाकियों में बांट दिया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। प्रबंधन एक समूह संज्ञा है, कुछ समूह का नाम है, एक चीज़ उसमें शामिल नहीं होती, काफ़ी चीज़ों का एक समूह होता है। ये मूर्त भी होता है और अमूर्त भी होता है, आपको दोनों रूप में देखने को भौतिक और अभौतिक के रूप में मिल जाता है। वैसे व्यवस्था जो होता है, प्रबंधन का अर्थ सामान्यतः हम व्यवस्था से लेते हैं। व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए ना क्या होगा तो आप दोनों को ही करके आना, मूर्त और अमूर्त, क्योंकि ये एक विवादित सा तथ्य रहता है, कुछ मूर्त मानते हैं कुछ अमूर्त मानते हैं, तो आप इसको दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। प्रबंधन की परिभाषाओं के विषय में बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम शैक्षिक प्रबंधन की नहीं, प्रबंधन की बात कर रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट लंदन क्या कहता है कि प्रबंधन का अर्थ एक ऐसे संरचनात्मक ढांचे का विकास करना है जिसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो प्रबंधन यानी शैक्षिक प्रबंधन से ही ले रहे हैं यहाँ पर। प्रबंधन का अर्थ एक ऐसा संरचनात्मक, एक ऐसी संरचना को तैयार करना जिससे हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें, वो क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। जेडी मूने क्या कहते हैं कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति है। प्रत्येक मानवीय संस्थान ही क्या है? प्रबंधन है। जेडी मूने कहते हैं कि जो प्रबंधन है वो सामान्यतः उद्देश्यों की प्राप्ति है। प्रत्येक मानवीय संस्थान ही क्या है? प्रबंधन करने का कार्य करता है, वो सभी प्रबंधन कहलाता है दोस्तों। अब पिफनर की परिभाषा को भी देख लेते हैं हम। समूहों के मध्य, वर्गों के मध्य, अवयवों के मध्य अवयव इस प्रकार श्रम नियोजन करना है। ये भी हमने स्टार्टिंग में भी इसकी परिभाषा को देखा था, पिफनर को हमने समझा था, उसी से जुड़ी हुई लगभग उसी परिभाषा को हमने और ज़्यादा डिस्क्राइब किया यहाँ पर। श्रम नियोजन से उद्देश्य प्राप्ति को संभव बनाया जा सके, तो यानी समूहों के मध्य समूह, वर्गों के मध्य वर्ग, अवयवों के मध्य अवयवों का इस प्रकार से श्रम नियोजन करना है जिससे उद्देश्य की प्राप्ति को संभव बनाया जा सके। ये पिफनर के अनुसार है। जेबी सीयर्स क्या कहते हैं? औपचारिक रूप से व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति में औपचारिक रूप से करना है, वही प्रबंधन कहलाते हैं।
हेराल्ड कुंज कहते हैं अनौपचारिक रूप से व्यक्तियों के समूह से उद्देश्य की प्राप्ति ही प्रबंधन है। यहाँ पर वो औपचारिक है, यहाँ पर अनौपचारिक आ गया, और तो कोई फर्क नहीं है इसमें। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रबंधन के कार्य। और ध्यान दीजिएगा, यही प्रबंधन से कोई भी हो, ये मूल कार्य हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। प्रबंधन के लिए 2 प्रबंधनीय सूत्रों का उपयोग किया जाता है। एक तो लूथर गुलिक का पोस्ट गोर्ब है, जिसमें पोस्ट गोर्ब का अर्थ होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लूथर गुलिक ने ये शब्द बताए, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ है ना, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। ये प्रबंधन के कार्य हैं। 2 धारणाएं हैं, एक लूथर गुलिक के अनुसार है और एक हेनरी फ्योल की है, जो पॉक नाम से जानी जाती है, POCCC। आइए देख लेते हैं इनके अर्थ भी क्या होते हैं। P से रहेगा प्लानिंग, O से रहेगा ऑर्गेनाइजिंग, C से रहेगा कमांड, C से रहेगा कोऑर्डिनेशन और C से रहेगा कंट्रोल। यहाँ पर इन्होंने इतना ही बताया है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। दोनों ही लूथर गुलिक का तो पोस्ट गोर्ब है, याद रह जाता है। ये पॉक को भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रबंधन के जो कार्य हैं, सामान्यतः हम उनको 2 कार्यों में बांट सकते हैं। एक तो मुख्य कार्य है और एक होता है गौण कार्य। मुख्य कार्य में देखिएगा, एक तो आता है नियोजन, दूसरा आता है संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण। ये मेन काम है और इनको सपोर्ट करने के लिए गौण कार्य होते हैं, जिसमें निर्णय है, नवाचार है, संप्रेषण है, प्रतिनिधित्व है। ये उसको सपोर्ट करने वाले काम होते हैं। तो प्रबंधन 2 कार्यों में बांट सकते हैं प्रबंधन के कार्यों को हम। अब इनको एक एक करके देखें। सबसे पहले मुख्य कार्यों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्लानिंग, है ना, कि ये प्लानिंग क्या है। जैसे चोर भी चोरी करने से पहले एक प्लान करता है ना, कि कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे, क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन से हथियार, कितना चुराना है, एग्जिट प्लान क्या होगा, वो सारी करता है। और सोचो कभी उसका प्लान फेल हो जाए तो बेचारा मारा जाएगा ना। तो सबसे तगड़ा प्लानर आप उसको मान सकते हैं ना। उसको प्लान भी कितने खतरनाक ढंग से करना पड़ता है, एग्जीक्यूट भी होता है वो, है ना। तो नियोजन का मतलब कोई कार्य कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कौन करेगा, इन सभी चीज़ों का जो पूर्व निर्धारण है, परिणामों की जानकारी किसकी होगी, ये सभी का निर्धारण करना। आप सभी ने धूम देखी होगी, धूम मूवी, है ना। तो सभी के अंदर देखिए प्लानिंग ही होती है। वो चाहे वो चोरी की प्लानिंग करें, प्लानिंग तो हर चीज़ की करनी पड़ेगी ना। आप भी तो करते हैं, मैं कब पढ़ूंगा, कहाँ पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूंगा, किस लिए मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कौन पढ़ाएगा, अगर पास हुआ फेल हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास में होगी। ये सारा का सारा क्या है, एक तरह से प्लानिंग है, नियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरी बात हम बात करें संगठन की, तो संगठन में 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। एक मानवीय संसाधन होता है और एक भौतिक संसाधन होता है। जैसे हम स्कूल में बात करें तो स्कूल में जो स्टाफ है वो सारा का सारा मानवीय संसाधन है, चाहे उसमें चपरासी है, चाहे उसमें LDC है, चाहे उसमें टीचर है, लेक्चरर है, वरिष्ठ अध्यापक है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, कोई और है, वो सभी मानवीय संसाधन है। इसके अलावा जो आप फर्नीचर वगैरह देखते हैं, पंखा है, पानी का है जो है पीने के लिए, ये बर्तन वगैरह, ये सारे के सारे कौन सी श्रेणी में आ गए, भौतिक संसाधन में। ब्लैक बोर्ड आ गया, ये सभी भौतिक संसाधन हैं। मानवीय संसाधन की बात करें तो ये चल संसाधन है, यानी चलते फिरते रहते हैं ना, जबकि भौतिक संसाधन अचल होते हैं, यानी वो चलते नहीं हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि मानवीय संसाधनों के द्वारा ही भौतिक संसाधनों का उपयोग करता है। भौतिक संसाधन अपने आप उपयोग में नहीं आते। आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड देखिए लगा हुआ है, लेकिन आप चलाएंगे तभी तो वो चलेगा ना। आप क्लास में हैं, आपके सामने मानवीय संसाधन है बच्चे, और भौतिक संसाधन है कॉपी, मेज, पंखा, बोर्ड, जो आपका लेक्चर स्टैंड है, पुस्तकें हैं, ये सारी भौतिक हैं। अब आप जो मानवीय संसाधन हैं उनके द्वारा इन भौतिक संसाधनों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये बात समझ लीजिएगा। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि मानवीय संसाधन तो साधक होते हैं और भौतिक संसाधन क्या होते हैं, साधन होते हैं। इनके द्वारा साध्य की प्राप्ति की जाती है। साध्य हमारा हो गया शिक्षा प्राप्त करना, साधक हैं हम,
और भौतिक संसाधन क्या होते हैं? साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसमें जैसे शिक्षक भी एक मानवीय संसाधन है, ये शिक्षा का एक सत्तावादी केंद्र माना जाता है। आप इसको शिक्षा का सत्तावादी केंद्र कहेंगे। और विद्यार्थी हैं जो बालक प्रबंधन की धुरी कहलाता है, क्योंकि सारा मैनेजमेंट इसी के लिए होता है ना। प्रबंधन बालक के चारों ओर घूमता है, जो कुछ किया, बालक कहाँ बैठेगा, कैसे पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, यानी सारा काम हो किस लिए रहा है। जैसे शादी में प्रबंधन होता है, बारातियों के लिए होता है, बाराती आएंगे, कहाँ आएंगे, दूल्हे के लिए होता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर जो विद्यार्थी है, शिक्षा में विद्यार्थी ही प्रबंधन की धुरी होती है, सब कुछ उसी के लिए हो रहा है दोस्तों। अब हम बात करें स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में देखिए श्रम की प्राप्ति, श्रम का प्रशिक्षण, श्रम का योग्यता अनुसार नियोजन, प्रबंधन, ये सब प्रबंधन का क्या है? नैतिक दायित्व है कि वह श्रम का संपूर्ण विकास प्रबंधन करे। इसे स्टाफिंग या श्रम प्रबंधन कहते हैं। अब इसको एक आसान भाषा में समझें तो हम स्टाफिंग को कहेंगे श्रम प्रबंध, यानी जो आपके प्रबंधक के कार्यों को करने में सहयोगी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग करना, योग्यता के अनुसार उनका नियोजन करना, उनका विकास करना, बाद में भी ट्रेनिंग चलते रहना, ये सारा का सारा है जो स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। सबसे आसान भाषा में मैंने आपको बताया। अब हम बात करें कि निर्देशन का अर्थ होगा मार्गदर्शन, यानी एक प्रबंधक के जो अधीनस्थ हैं, निर्देशन का अर्थ होता है अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन देना, आवश्यक पर्यवेक्षण करना, ये देखिए निर्देशन कहलाता है। अब देखिए निर्देशन में दो चीज़ें शामिल होगी, एक तो मार्गदर्शन करना और एक उसका पर्यवेक्षण करना। यानी जो आपके अधीनस्थ जो काम कर रहे हैं उनको क्या काम करना है वो बताना, कैसे करना है वो बताना, वो कैसे कर रहे हैं उनको देखना और फिर उनको समझाना, ये दोनों चीज़ें इसमें निर्देशन में शामिल होती हैं डायरेक्शन में। समन्वय की हम बात करें तो सामान्यतः समन्वय हम मानते हैं कि मिलजुल के काम करना, यहाँ थोड़ा सा उसको एक टाइमिंग के साथ में बांध देते हैं। समन्वय का मतलब है सही समय पर सही लोगों के द्वारा सही कार्य किए जाना, एक समय पर सभी लोगों को जुड़ के काम करना। देखिए एक ही काम में सहयोग हो सकता है, एक ही काम में समन्वय हो सकता है। जैसे एक कमरे का निर्माण हो रहा है तो कमरे के निर्माण के अंदर किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने ईंटें ला करके दी हैं, कुछ सुझाव दे रहा है, ये सब का सहयोग है। लेकिन जब आप एक किसी जगह मिल कर के काम करें, एक समय में काम करें, तो वो समन्वित होकर के काम करने की श्रेणी में अपने उसको कह सकते हैं। समन्वय का सामान्य अर्थ होता है प्रबंधन से जुड़े जो भी अवयव हैं उनको एकता के सूत्र में पिरोना, और इस समन्वय का जो उपयोग है वो हमें उद्देश्य प्राप्ति के लिए करना होगा। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा तो हम जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। वह प्रबंधन अपने उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त करता है जिसके पास अच्छे अभिप्रेरक होते हैं। तो देखिएगा जो प्रबंधक है उसका कार्य केवल डांट मारना, कमियां निकालना ये नहीं होता, उसका काम होता है अधीनस्थों को अभिप्रेरित करना, उनसे काम करवाना। वापस दोहरा रहा हूँ दोस्तों, उनसे काम करवाना। काम करना आसान होता है, काम करवाना मुश्किल होता है, इसलिए प्रबंधक की सैलरी ज़्यादा होती है अधीनस्थ की बजाय, है ना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उसके पास में है। एक मजदूर ईंट रख सकता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसको रखना कहाँ है। दूसरा, एक जो मिस्त्री है वो ईंट से कमरा बना सकता है लेकिन बनाना कैसा है वो नहीं जानता है कि उस कमरे को कैसा बनाना है, ये उसको उसका ठेकेदार बताता है। फिर उसके ऊपर जो आएगा वो ये बताए कहाँ बनाना है, कब बनाना है। तो प्रबंधक के पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका दायरा बहुत ही बड़ा होता है डिसीजन में, इसीलिए उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है ना। तो ये प्रबंधन क्या करता है, न केवल अपने अधीनस्थों से काम करवाना बल्कि उनको अभिप्रेरित करना। वैसे वापस दोहरा रहा हूँ, काम खुद करना हो बड़ा आसान काम है, मुझे करना है मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी 10 लोगों की टीम है उनसे काम करवाना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। नियंत्रण जो है प्रबंधन का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु है, जो यह तय करता है कि जो काम हो रहा है वो योजना बनाई थी हमने, जो नियोजन किया था उसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कारणों का पता लगाए और कारण को हटा करके, यानी जो कमी थी उसको दूर करके सही दिशा प्रदान करें। फिर भी नहीं हो तो फिर से योजना बनाएं। तो नियंत्रण क्या करता है, चेक करता है
कि कोई काम जो है वो योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पता लगाता है और उसको सही दिशा में लेकर के जाता है। सहायक कार्यों की गौण कार्यों की बात करें तो इसमें सबसे जरूरी होता है निर्णयन। इसका जो संबंध है वो बौद्धिक पक्ष से होता है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है। देखिए निर्णयन असल में क्या है, किसी भी काम के हमारे पास में 10 विकल्प होते हैं, उसमें से हमें एक का चयन करना होता है। जैसे अभी आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो आपने यूट्यूब पे कई और क्लासें भी देखी होंगी, ये आपका निर्णय है। ये आपके पास में 10 विकल्प हैं, 5 क्लासेस टीचर्स की आपको मिल रही हैं। उन 5 क्लासों में से आपको कौन से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है, कितने बजे पढ़ना है। टाइम आपके पास में दिन में 12 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो 12 घंटों में कौन से घंटे का हमें चयन करना है, यानी सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। पहले हम विकल्प में से चयन करते हैं सिर्फ, असल में डिसीजन नहीं होता। हम विकल्प में से एक चीज़ को चयन करते हैं, हमारा कमिटमेंट होता है कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। अब उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। डिसीजन न अच्छा होता है न बुरा होता है, एक विकल्प का चयन है जो आपकी समझ पे विकसित करता है कि आपने सर्वोत्तम चुना या नहीं चुना। अन्यथा कई बार आप कहते ये तो अच्छा डिसीजन नहीं था, ये बहुत ही खराब डिसीजन था, तो ये विकल्प था, हमने चुनाव कर लिया, उसके परिणाम अच्छे नहीं आए तो फिर वो खराब हो गया। परिणाम पर डिपेंड करता है कि डिसीजन आपका अच्छा या बुरा है। डिसीजन तो डिसीजन होता है, वो एक विकल्प का चयन करना होता है जो आपके पास में होते हैं। दोस्तों ये एक बौद्धिक पक्ष से संबंधित होता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है दो या दो से अधिक अवयवों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना, है ना। आप एक व्यक्ति को अपनी बात को समझा रहे हैं, दो व्यक्तियों के बीच में, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये संप्रेषण कहलाता है। और ये सतत रूप से चलना चाहिए, होता रहना चाहिए, तभी बेहतर परिणाम आते हैं। फिर आता है नवाचार। नवाचार क्या है, प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए नई टेक्नोलॉजी कोई आ रही है तो हमें उसका भी उपयोग करना चाहिए ताकि उद्देश्यों को शीघ्र और सरलता से अपने प्राप्त कर सके। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, इसे हम नवाचार बोलते हैं, इनको प्राप्त करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने काफ़ी बातें की शैक्षिक प्रबंधन के विषय में, अभी भी कुछ बातें और बाकी हैं जिनको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।